हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शुक्ला। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ और आज का हमारा टॉपिक है फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसके पहले एफडब्ल्यू टेलर्स के प्रिंसिपल के बारे में, साइंटिफिक प्रिंसिपल और उन्होंने जो टेक्निक्स दिए थे उसके बारे में हमने पढ़ा था इसके पहले के वीडियो में। और इस वीडियो में हमें पढ़ना है फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और अगर एफडब्ल्यू टेलर के लिए नहीं पढ़ा आपने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं पहले फ्यूल्स की। अब फ्यूल्स कौन थे? फ्यूल्स एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। तो वो जहाँ पे काम करते थे वो बैंकक्रप्ट होने की कंडीशन पे आ गया। तो उस टाइम उन्होंने अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का यूज़ करके उस बैंकक्रप्ट होने वाली कंपनी को एक टॉप लेवल की कंपनी बनाई। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी बोला जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि इन्होंने कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए, थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो प्रिंसिपल दिया, डिवीजन ऑफ वर्क। कौन सा प्रिंसिपल दिया? डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब काम को बांटने का प्रिंसिपल। अब देखो, अगर किसी एक बंदे के पास पूरा काम होगा, सारा का सारा काम उसी के ऊपर लाद दो, तो वो कैसा काम करेगा? जैसे आप मान लो कि आपको स्कूल में पढ़ाने की अगर बात की जाए तो आपको पढ़ाने के लिए अकाउंट के टीचर अलग, बीएसटी के अलग और इकोनॉमिक्स के टीचर अलग हैं, इंग्लिश के अलग हैं, हिंदी के अलग हैं, बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट के अलग हैं। ठीक है, अगर सारा सब्जेक्ट किसी एक टीचर को पढ़ाने के लिए दे दिया जाए तो फिर क्या होगा? आप सोच के देखो कि अगर सारा का सारा सब्जेक्ट एक ही टीचर को दे दिया जाए, ठीक है, चलो ठीक है, कॉमर्स का टीचर है तो वो अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स तीनों मैनेज कर सकता है, लेकिन फिर भी स्कूल में एक फिक्स्ड टाइम में वो कैसे मैनेज करेगा? सारा काम उसको करना तो पॉसिबल है नहीं कि सब कुछ वो कर पाएगा। तो इससे इफेक्ट क्या होगा कि कोई भी काम सही से नहीं होगा। ठीक है, कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क का क्या दिया है? द इंटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज to produce more and better work for the same efforts। मतलब सेम एफर्ट से हमें अगर बहुत अच्छा काम लेना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या बेटर होगा कि काम को हम बांट दें। स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट इफिशियंट वे। स्पेशलाइजेशन, ठीक है, क्या है? मोस्ट इफिशियंट वे है टू यूज ह्यूमन एफर्ट्स। किसी भी ह्यूमन के एफर्ट्स को यूज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उसके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उससे काम लिया जाए। जैसे आपको स्कूल में पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर हैं, अकाउंट अलग, बीएसटी अलग, इकोनॉमिक्स अलग, तो सबका एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, तो जो आपको पढ़ाने के लिए जिसके पास अच्छी नॉलेज है, जो आपके एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज है, उसको अच्छी नॉलेज है, वही आपको पढ़ाए। अब केमिस्ट्री वाले को थोड़े पढ़ाने के लिए बुला लेंगे, बायो वाला आके थोड़े पढ़ाएगा, हिंदी का टीचर थोड़े आपको आके पढ़ा पाएगा, अकाउंट पढ़ाना हो या बीएसटी पढ़ाना हो या इकोनॉमिक्स पढ़ाना हो, है ना। तो आपको पढ़ाने के लिए जिस सब्जेक्ट की ज़रूरत है, यानी जिसमें उसका स्पेशलाइजेशन है, उसी से काम लिया जाए तो वो और अच्छे तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो होना क्या चाहिए? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और जॉब्स। उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट देना चाहिए। ठीक है, अब जैसे आपको पढ़ाने के लिए तो एक दिन पूरा 6 घंटे पढ़ाया जा सकता है अकाउंट, एक दिन पूरे 6 घंटे पढ़ा दिया जाए बीएसटी, एक दिन पूरे 6 घंटे पढ़ा दिया जाए इकोनॉमिक्स, एक दिन पूरे 6 घंटे पढ़ा दिया जाए इंग्लिश और एक दिन पूरे 6 घंटे पढ़ा दिया जाए आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो क्या होगा उससे? एक तो सब कुछ ऊपर से निकल जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जब कुछ समझ में नहीं आया तो पढ़ाना ही बेकार हो गया, मतलब सारा का सारा काम क्या हो जाएगा? बेकार। इसीलिए क्या किया गया? थोड़ा सा अकाउंट 40 मिनट, 40 मिनट बीएसटी, 40 मिनट अकाउंट, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट में क्या किया गया? डिवाइड कर देना चाहिए काम को। ईच जॉब शुड बी परफॉर्म बाय अ ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट टू अचीव एन इफेक्टिव आउटपुट। ठीक है, अब अगर आपको सही काम लेना है, ठीक, और इफेक्टिव वर्क आपको चाहिए, तो हर काम जो हमने बांटा है वो एक स्पेशलाइज्ड पर्सन के थ्रू होना चाहिए जिसको उसके बारे में अच्छी नॉलेज हो। अब अकाउंट पढ़ाने के लिए अकाउंट का टीचर ही आपको आएगा, उसको अकाउंट की अच्छी नॉलेज है। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स का टीचर आएगा, उसमें उसकी अच्छी नॉलेज है। ठीक है, फिर क्या दिया? ईच ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू सेपरेट डिपार्टमेंट्स। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए? सेपरेट डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट,
ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट है। स्कूल में भी आपके साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपका डिवाइड होता है, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, एंड मैनेज्ड बाय स्पेशलाइज्ड पर्सन, और उसको मैनेज करने वाला भी स्पेशलाइज्ड पर्सन हो जिसको उस डिपार्टमेंट के बारे में अच्छी नॉलेज हो, ठीक है। तो ये हमारा है डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें तो अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अथॉरिटी क्या है? कोई भी ऑर्डर देने का राइट कि हम ऑर्डर दे सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? किसी भी काम को पूरा करने की जो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसको इफिशिएंटली कंप्लीट करें, वो क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अकॉर्डिंग टू फ्यूल्स जो हमारा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होना चाहिए, शुड बी बैलेंस्ड, बराबर होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा अथॉरिटी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेकार है और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेकार है। देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। जैसे अगर एक एग्जांपल लिया जाए, ठीक है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक वहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट है और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, दो डिपार्टमेंट हैं। सेल्स डिपार्टमेंट ने इंफॉर्मेशन दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि आप 1000 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करो, मार्केट में डिमांड है, ठीक। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्या किया, जहाँ पे काम हो रहा था वहाँ पे जाके एम्प्लॉइज से बता दिया कि आप 1000 जो है आउटपुट और निकाल दो, यूनिट और निकालो, प्रोडक्शन कर दो। अब प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल के डिपार्टमेंट में जहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट था, जब वहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुँचाई गई तो उनको तो अथॉरिटी ही नहीं है कि खरीद सकें। मान लो अगर 10,000 टारगेट था उनका, 10,000 यूनिट के प्रोडक्शन में जो कुछ भी मटेरियल्स यूज होते हैं वो खरीदने के लिए उनके पास पैसा है, उसके लिए उनके पास राइट है, उससे एक्सेस उनके पास राइट नहीं है। तो अब प्रोडक्शन कैसे होगा, ठीक है। मतलब अथॉरिटी उतनी, मतलब वो ऑर्डर दिया तो ऑर्डर देने की अगर उनको 1000 एक्स्ट्रा यूनिट की अथॉरिटी थी तो आगे भी उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए थी कि वो अगर एक्स्ट्रा परचेज करना पड़े प्रोडक्शन के लिए तो वो भी वो क्या करें, खरीद सकें। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में बैलेंस नहीं रह गया, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। अब डिमांड पूरी नहीं होगी तो मार्केट में नाम खराब होगा, रेपुटेशन खराब होगा, ठीक है। तो ये होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी बैलेंस्ड। क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तीसरा क्या है, डिसिप्लिन। भाई डिसिप्लिन तो सबको पता है कि स्कूल में क्या होता है ना, स्कूल में भी डिसिप्लिन आपके होता है कि भाई एक रूल्स है, आपको स्कूल डायरी मिली, डायरी में आगे रूल्स और रेगुलेशन दिए हैं, आपको उसे फॉलो करना होगा, नहीं फॉलो करोगे तो आपकी सुताई होगी, मतलब पिटाई होगी, ठीक है। मतलब वो होता नहीं है, एक बात बोला गया कि टीचर हाँ कर देते हैं, कभी कभी आप ज़्यादा ओवर करोगे। बहरहाल ये सोचना मत कि आप लोग हम डिसिप्लिन से क्या है, हम तो डिसिप्लिन फॉलो करते ही नहीं है, करना पड़ेगा ना, नहीं करते हो तो कूटे जाते हो। तो डिसिप्लिन क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन में भी फॉलो होता है, हर जगह फॉलो होता है कि कोई भी काम अगर डिसिप्लिन से किया जाएगा तो वो बढ़िया होगा। जैसे डिसिप्लिन के लिए अगर देखा जाए, ठीक है, हम किसी बैंक में गए, अब बैंक में जो डिसिप्लिन है वो क्या है कि कोई भी कस्टमर अगर आएगा तो लाइन बाय लाइन उसको आना होगा, तभी उसको पेमेंट होगा या वो डिपॉजिट कर सकता है। अब चलो लाइन हटा दिया, डिसिप्लिन नहीं, एक ये डिसिप्लिन में ही आता, वो डिसिप्लिन नहीं है। जिसका मन हो जहाँ से आओ हाथ घुसेड़ दो डिपॉजिट करने के लिए, तो 10 मिनट के काम के लिए आपको 1 घंटे लगेगा। ऐसे स्कूल में मान लीजिए, स्कूल में आपको क्या करना है, जो है आपकी छुट्टी हुई, आपको स्कूल से निकलना है, तो निकलने के लिए लाइनअप कराया जाता है। अब लाइनअप कराने के लिए आपके जो हाउस अपॉइंटीज़ होते हैं, ठीक है, हाउस मास्टर होते हैं, ठीक है, या प्रीफेक्ट्स वगैरह होते हैं, ये सब उसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं यहाँ डिसिप्लिन मेंटेन करने में। तो क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन अब जाते हो तो आपको जाने में कम टाइम लगता है, प्रॉपर चले जाते हो। लेकिन अगर वही भीड़ इकट्ठा करके जाओगे तो रास्ता इतना सा है और जाना 10 लोगों को एक साथ है, कैसे जा पाओगे, नहीं हो सकता ना। तो डिसिप्लिन भी जरूरी है यहाँ पे। तो क्या दिया है, डिसिप्लिन मीन्स फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, ऑनरिंग एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बाई बोथ एम्प्लॉयज़ एंड द मैनेजमेंट। और ये सबके लिए बराबर होगा, चाहे वो एम्प्लॉय हो,
मैनेजमेंट हो, जो रूल है ऑर्गेनाइजेशन का वो सबको फॉलो करना पड़ेगा और सब के लिए इक्वल होगा। ऐसा नहीं कि जो सुपीरियर है उसके लिए कुछ अलग रूल है और जो लोअर है या मिडिल लेवल का है उसके लिए अलग रूल है, सबके लिए एक जैसा रूल होगा। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए इसके लिए। द क्लियरली स्टेटेड पेनल्टीज अगर कोई है कि कोई गलती, अब पेनल्टी होती क्यों है, जैसे अगर आप कोई बार बार गलती करते हो, है ना, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, अब अगर वहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं है तो आप क्या करोगे, बार बार वो गलती करते रहोगे, जानबूझ के परेशान करने के लिए कुछ भी करते रहोगे। लेकिन जब पेनल्टी होगी तो आपको पता है कि अगर मैं ज़्यादा बार ये गलती करूँगा तो फिर मेरे पे पेनल्टी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बारे में भी क्लियरली लिखा होना चाहिए, ठीक है। द जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी, पेनल्टी क्या होना चाहिए, जुडिशियल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मान लो स्कूल में कोई बच्चा गलती कर रहा है तो उसको पकड़ के बस कूट ही दो, है ना, उसके लिए एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। भाई आपने गलती की है, आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा, फिर उसके बाद अगर आप गलती करोगे तो फिर कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। आपको फिजिकली कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, मतलब इस सब तरीके का कोई रूल होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में हमने स्कूल को एग्जाम्पल लेके बताया। अब उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है, एक बॉस और एक काम करने वाला एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपको पढ़ाने के लिए, अकाउंट पढ़ाने के लिए 2 टीचर को लगा दिया, एक टीचर आके बोलता है कि कल हमको चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक का होमवर्क दिखाना, आपको सॉल्व करके लाना है। दूसरा टीचर आता है, बोलता है कि नहीं, आपको क्वेश्चन नंबर 10 के बजाय 11 से लेके 20 तक सॉल्व करके लाना है। दोनों करना पॉसिबल नहीं है एक दिन में, तो आप काम कैसे करोगे, नहीं हो सकता ना। मतलब कि जो ऑर्डर देने वाला हो, जो आपको डायरेक्शन दे रहा हो, वो एक होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। मतलब एक किसी काम करने के लिए कोई एक ही बॉस होना चाहिए जो उसको डायरेक्शन दे, अदरवाइज वहाँ पे क्या होगा, सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन का काम खराब हो जाएगा, कोई काम ही नहीं हो पाएगा। ईच पार्टिसिपेंट इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर, मतलब सिर्फ ऑर्डर एक सुपीरियर से मिले और सिर्फ उसी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो, सबके लिए रिस्पॉन्सिबल ना हो, ठीक। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का मतलब क्या है, ईच डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव इट्स ओन इंचार्ज। जितने भी डिवीजन है ऑर्गेनाइजेशन के, उसके एक इंचार्ज होने चाहिए, उसके खुद के एक इंचार्ज होने चाहिए। इट्स ओन प्लान, उनका खुद का प्लान होना चाहिए। एंड एग्जीक्यूशन रिसोर्सेज टू स्पेसिफिक गोल, ठीक है, क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूशन रिसोर्सेज टू स्पेसिफिक गोल। और आगे क्या दिया, द एफर्ट्स ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड, क्या होना चाहिए, जो सबका जो है क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, द एफर्ट्स ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो जितने भी यूनिट्स ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट हैं उन सब का एफर्ट क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। एंड फोकस टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, और उनका फोकस किस पे होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। सबके अलग अलग प्लान हैं, सब कुछ अलग है, अलग तरीके से करना, लेकिन सबका फोकस कहाँ पे होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब कि जो प्रायोरिटी होगी किसी के भी इंटरेस्ट की, वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल का पहले होगा, बाद में किसी इंडिविजुअल का होगा, ठीक है। तो द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी दिया जाएगा किसको, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। नेक्स्ट है हमारा रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेम्यूनरेशन मतलब जो भी एम्प्लॉयज को सैलरी वगैरह मिल रही है वो क्या होना चाहिए, द वेजेस पेड टू एम्प्लॉयज मस्ट इंश्योर अ रीजनेबल स्टैंडर्ड, एक रीजनेबल स्टैंडर्ड का होना चाहिए, मतलब उसके काम के हिसाब से उसकी सैलरी भी होनी चाहिए, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो मेंटेन भी उसके करे। द कंपनी मस्ट हैव द पेइंग कैपेसिटी
मतलब कंपनी की औकात होनी चाहिए पे करने की, है ना, वो इस कैपेसिटी में हो कि वो सैलरी को पे कर सके, टू पे वेजेस और सैलरीज टू एम्प्लॉइज, और द वेजेस पेड मस्ट बी जस्ट एंड इक्विटेबल। इक्विटेबल मतलब कि जो सैलरी पे किया जाए वो इस जो है उसमें अनइक्वलिटी ना हो। अनइक्वलिटी का मतलब कि सेम वर्क के लिए किसी को कम मिल रहा है और किसी को ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, टाइम टू टाइम उनको पेमेंट भी होना चाहिए, ठीक है, सैलरी का। तो ये होता है। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो भी अथॉरिटी है वो किसी एक के पास है, ठीक है। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास क्या है, कोर एंड क्रूशियल डिसीजन लेने की अथॉरिटी किसके पास है? सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है, ठीक है, मैनेजर्स के पास है। तो वो क्या है? सेंट्रलाइजेशन, मतलब सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि कुछ अथॉरिटीज ऐसी हैं जो बांट दी जाती है, जैसे प्रोडक्शन की अथॉरिटी किसी और के पास है ना, ह्यूमन रिसोर्स की अथॉरिटी किसी और के पास है, सेल की अथॉरिटी किसी और के पास है। तो सॉरी, ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन किस स्केल पे हो रहा है, उसका साइज क्या है। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी है, वो क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करें स्केलर चेन की। तो स्केलर चेन क्या होता है? एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स वेयर सुपीरियर गिव्स इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शन टू सबऑर्डिनेट्स। मतलब किस तरीके से, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी डायरेक्शन सबऑर्डिनेट्स को दिया जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे बात करें कि दो पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, तो ए है, ए पहले इंस्ट्रक्शन किसको देगा, जो डायरेक्शन देना है बी को, बी किसको देगा, सी को, सी किसको देगा, डी को, डी किसको देगा, ई को, ई अपने आगे बढ़ाएगा। फिर इधर भी यही होगा, ए पी को बताएगा, ठीक है, P किसको बताएगा, Q को बताएगा, Q किसको बताएगा, R को बताएगा, R किसको बताएगा, S को बताएगा। अब अगर इनकी बात ऊपर तक पहुंचानी है, या मान लो D को अपनी बात पहुंचानी है R तक, ठीक है, कोई भी सेम डिपार्टमेंट के लोग हैं, अब इनको अपनी बात यहाँ तक पहुंचानी है, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाना है, तो D क्या करेगा, C को बताएगा, C B को बताएगा, B किसको बताएगा, A को, A किसको बताएगा, फिर यहाँ पे P किसको बताएगा, Q को, Q किसको बताएगा, R को। सेम यही सीक्वेंस इधर से भी चलेगा। अगर टॉप पे पहुंचाना है तो यहाँ D C को बताएगा, C B किसको बताएगा, A को। R को अगर बात पहुंचानी है ऊपर तक तो R P को, Q को बताएगा, Q P को बताएगा, P A को बताएगा। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी का केस होता है तो यहाँ पे सेम डिपार्टमेंट का अगर कोई है, सेम लेवल का है, तो वो डायरेक्ट दूसरे डिपार्टमेंट में, जो सेम डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, जिसके पास सेम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है। जैसे डी डायरेक्ट आर से कम्युनिकेशन कर सकता है, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी, जिसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक बोलते हैं, दिया है चेन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी फॉलो ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। नॉर्मल टाइम पे पूरा चेन फॉलो करना पड़ेगा, डी सी बी ए पी क्यू आर तक बात पहुंचाया। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी होती है, इन केस ऑफ इमरजेंसी द चेन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी वायलेटेड थ्रू गैंग प्लैंक। इसको वॉलेट कर सकते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, गैंग प्लैंक के थ्रू। मतलब सेम डिपार्टमेंट में वो, मतलब सेम जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम पावर के लोगों के साथ, या जो सेम जो है उनका डेजिग्नेशन है उसके साथ वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब अ प्लेस फॉर एवरीथिंग और एवरीवन। मतलब किसी भी चीज़ का, कोई भी सामान है या कोई भी पर्सन है, उसका एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए और वो सामान या वो पर्सन उस प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए। जैसे आप किसी बिजनेस में जाओ या कोई और किसी दुकान पे जाओ, शॉप पे जाओ, तो वहाँ पे क्या होता है, हर एक सामान का एक प्रॉपर प्लेस बना होता है कि वो चीज़ें आपको वहीं पे मिलेंगी, ठीक है। अब आप सामान खरीदने जाते हो तो जो शॉप ऑनर है वो डायरेक्टली बोलता है कि फले जगह से ये सामान उठा लो, और वो आपको दे देता है। ऐसे ही बैंक में है आपका, बैंक में आप चले जाओ तो बैंक में भी आपको क्या मिलता है, आपको मैनेजर से मिलना है, मैनेजर का प्रॉपर प्लेस है, वहाँ पे मैनेजर मिलेगा। आपको डिपॉजिट करना है, उसका प्लेस अलग है। आपको विड्रॉ करना है पैसा, उसका प्लेस अलग है। आपको अलग कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह के काम है, उसका प्लेस अलग है। मतलब हर सामान या हर काम का एक प्रॉपर प्लेस होता है, हर जगह होता है, या कोई पर्सन हो या कोई सामान हो, उसका एक प्रॉपर प्लेस होता है और वो उस प्रॉपर प्लेस पे
अवेलेबल होना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे काम में बहुत सारी आसानी हो जाती है। जैसे अभी मान लो आप किसी दुकान में गए और वहाँ से आपको कोई सामान खरीदना है। अब वो क्या करता है, दुकान वाला सामान लाता है और जहाँ मन होता है वहीं पे इकट्ठे रख देता है। बगल में एक दुकान वाला है, वो सामान लेके आता है, हर सामान का एक प्रॉपर प्लेस बनाया है। जैसे हम मान लें कि हम स्टेशनरी की शॉप पे जा रहे हैं, तो स्टेशनरी की शॉप में 2 शॉप है, ठीक है। एक शॉप ए है और दूसरा शॉप बी है। शॉप ए क्या करता है, जो भी स्टेशनरी का आइटम लाता है सब एक जगह फेंकता चला जाता है, जब कोई कस्टमर आता है तो उसमें से ढूंढ के देता है। दूसरा क्या करता है, जो शॉप बी है वो क्या करता है कि वो उसका एक प्रॉपर प्लेस डिसाइड कर रखा है। क्लास 1 की बुक इधर होगी, क्लास 2 की बुक इधर होगी, 3 की इधर होगी, 4th की उधर होगी, 5th की उधर होगी, ऐसे उसने लगा रखा है। पेन इस साइड में होगा, ठीक है, कॉपीज़ अलग साइड में रखी होंगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा भाई, अब उसके यहाँ गए तो 10 घंटे खड़े हो, वहाँ पे सामान ही नहीं मिल रहा, वो ढूंढ रहा है, ढूंढ के तब देगा। दूसरे के यहाँ गए शॉप बी पे, वो क्या करेगा, वो प्रॉपर प्लेस पे जाके जो जगह है वहाँ से उठा के ला के आपको पकड़ा देगा, ठीक है। तो ये होता है ऑर्डर, ठीक, कि हर चीज़ जो है, हर सामान जो है, कोई भी थिंग्स है या कोई पर्सन है, उसका प्रॉपर प्लेस होना चाहिए और वो उस प्रॉपर प्लेस पे अवेलेबल भी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें हम इक्विटी की। इक्विटी क्या है, मैनेजर्स मस्ट हैव जस्ट एंड काइंड बिहेवियर टूवर्ड्स वर्कर्स, कि मैनेजर का जो बिहेवियर हो वर्कर से वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फेयर बिहेवियर टूवर्ड्स वर्कर विल इंश्योर लॉयल्टी एंड डिवोशन फ्रॉम द वर्कर्स। वर्कर्स क्या करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा डिवोटेड होके काम करेंगे, ठीक है। अगर आपका बिहेवियर क्या है, मैनेजर्स का बिहेवियर क्या है, अच्छा है, तो वर्कर्स के साथ बिहेवियर को मेंटेन करके चलना है, क्योंकि वर्कर के बिना ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो सकता, और वर्कर को भी बिहेवियर मेंटेन करके चलना चाहिए, क्योंकि मैनेजर्स के बिना भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो सकता। किसी अकेले के बस की बात नहीं होती है कोई काम करना कि वो सारा काम कर पाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट मस्ट एप्रिशिएट इफिशियंसी, इफिशियंसी को उसे क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा काम कर रहा है, तुमने अच्छा काम किया है, तुमको कुछ बोनस मिलेगा, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, तो इस तरीके से अप्रिशिएट करना यानी मोटिवेट करना, जिससे वो ज़्यादा डिवोटेड होकर वर्क करें, ठीक है। एंड पेनलाइज अंडर परफॉर्मेंस और इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी पे क्या करना चाहिए, पेनलाइज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन का मतलब है कि भाई कोई अगर आदमी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आया है तो उसको रुकना चाहिए, वो रुकेगा। जैसे अगर आपको स्कूल में पढ़ाने के लिए हर एक महीने पे टीचर बदलते रहें तो आप कितना समझ पाओगे, कुछ नहीं समझ पाओगे। तो वहाँ पे स्टेबिलिटी जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सेलेक्ट द पर्सन हु आर मोस्ट सूटेड फॉर द जॉब, मतलब जो काम के लिए ज़्यादा परफेक्ट है उसको सेलेक्ट करना चाहिए। द टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट मस्ट बी फिक्स्ड, टेन्योर मतलब कितने टाइम के लिए आपका जॉब है, कितने टाइम तक आप मिनिमम हमारे यहाँ काम करोगे, कॉन्ट्रैक्ट कितने मंथ के लिए किया गया, कितने ईयर के लिए किया गया है, फॉर अ मिनिमम पीरियड टू प्रोवाइड सुटेबिलिटी। अगर वो मिनिमम पीरियड डिसाइड किया गया है तो वो सुटेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे अगर किसी को आपने सेलेक्ट कर लिया और वहाँ पे उसको पता ही नहीं कि कितने दिन के लिए उसको काम पे रखा जा रहा है, तो वो डरा रहेगा तो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं अपने लिए जॉब ढूंढता रहेगा और जैसे ही उसको अगली जॉब मिली वो फट से चेंज कर देगा, तो यहाँ पे सुटेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। एम्प्लॉयज़ मस्ट बी गिवन एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको हमने सेलेक्ट किया है उनको एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है। टू परफॉर्म द टास्क असाइन, जो काम उनको दिया गया है जिससे वो उसे आसानी से परफॉर्म कर सकें। इनिशिएटिव क्या होता है, एम्प्लॉयज मस्ट बी इंकरेज टू गिव सजेशंस, एम्प्लॉयज को किसके लिए इंकरेज करना चाहिए कि आप भी सजेशन दो कि क्या होना चाहिए, ठीक है। विच में इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, जिससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी और डिक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो मैनेजर है वो तो सिर्फ मैनेजमेंट का काम कर रहा है, जो एम्प्लॉइज या वर्कर है मेन प्रोडक्शन का काम तो वो कर रहे हैं। अगर उनसे सजेशन लिया जाएगा तो उनको काम करने का तरीका पता है कि हमें क्या क्या करना है, तो उससे क्या होगा कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होगा, कम होगा। उनको पता है कि कैसे रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करके हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उनसे भी सजेशन लेना चाहिए, उनको इंकरेज करना चाहिए कि आप भी हमको सजेशन दो। एम्प्लॉयज मस्ट बी गिवन
अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉइज़ को अपॉर्चुनिटी भी देनी चाहिए टू डेवलप एंड एग्जीक्यूट प्लान्स, प्लान बनाने के लिए और प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। अब जैसे जो प्रोडक्शन मैनेजर था उसने अपने एम्प्लॉइज से बोला, उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि आप लोग खुद प्लान बनाओ कि आपको कितना प्रोडक्शन करना है और आप उस हिसाब से अपने काम को डिवाइड करके अपना प्रोडक्शन करो। तो वो अपने हिसाब से प्लान बनाएंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी हमारी वहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। बट इट मस्ट बी विद इन द इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस, लेकिन ये किसमें होना चाहिए, जो प्रैक्टिस इस्टेब्लिश की गई है उसके अंदर होना चाहिए कंपनी के, ठीक है। और लास्ट है स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स क्या होता है, टीम वर्क, मतलब सबको साथ में मिलके काम करना चाहिए। टीम वर्क शुड बी प्रमोटेड फॉर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड रियलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। अगर सब लोग साथ मिल के काम करेंगे तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ठीक है, वो अच्छी तरीके से मिलेगा। उनके बीच में एक जो है कोऑर्डिनेशन, अच्छा इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। तो मिल के साथ में काम करना है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। आई मस्ट बी रिप्लेस्ड बाई वी। आई को किस में कन्वर्ट करना है, वी में। जैसे मान लो एक मैनेजर है और एम्प्लॉय है, ठीक है। अब वो एम्प्लॉय वर्कर जो भी हैं, वर्कर काम करते हैं, मेन काम करते हैं प्रोडक्शन का, वो प्रोडक्शन करते हैं। मैनेजर करता क्या है, प्रोडक्शन करता है। और फाइनली जब बोला गया तो मैनेजर ने कहा कि ये सब मैंने किया, तो वहाँ पे क्या होगा, डीमोटिवेट हो जाएंगे जो हमारे वर्कर्स है कि भाई मेहनत हमने की, आपने सिर्फ मैनेज किया और बोल दिया कि सारा काम हमने किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए कि मैनेजर ये बोले कि हम सब ने मिलके, हमारे ग्रुप ने, हमारी जो टीम थी, प्रोडक्शन की टीम थी या हमारे जो वर्कर्स थे, उन सब की मेहनत से हमने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, ठीक। अब फाइनली अगर बात करें कि दो हमारे जो है जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, दो लोग हैं, एक हैं हमारे एफडब्ल्यू टेलर हैं और दूसरे हमारे हैं हेनरी फ्योल। एफडब्ल्यू टेलर मेनली उन्होंने फैक्ट्री के लिए दिया है, ठीक है, और यहाँ वो जिससे क्या हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। और यहाँ पे जो हेनरी फ्योल ने दिया है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो उन्होंने मैनेजरियल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए दिया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक का प्रिंसिपल बेटर है और दूसरे का बेटर नहीं है, ठीक है। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, मतलब दोनों का यूज़ होना चाहिए। फैक्ट्री में भी यूज़ होगा और मैनेजरियल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में भी यूज़ होगा। एक का अगर फैक्ट्री के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जो है कम करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, ठीक है, एफिशिएंसी को बढ़ाना है प्रोडक्शन की, और दूसरे का है मैनेजर के स्किल्स को बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी, मैनेजरियल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।